आप सबका मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में लेकर आई हूँ बनारस कविता और दिशा कविता के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि कविता की व्याख्या मैंने बताई है, तो प्रश्न के उत्तर भी वहीं से निकलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि बनारस में बसंत के आने का अंदाज भी कुछ अलग ही तरह का है। बनारस में जब बसंत आता है तो वह एकदम से चला आता है और जो है हवा है नहीं चलती, बल्कि बनारस में तो धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर उड़ती रहती है और उस धूल से जो है मधुबाडीह और लहतारा जो मोहल्ले हैं वहाँ के व्यक्तियों की जीभ जो है पर धूल की किरकिराहट महसूस होने लगती है। और यहाँ पर बसंत का आगमन का अर्थ है कि जैसे बसंत आता है तो वहाँ पर जो है पर्यटक हैं उनकी भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ के घाट भी आबाद होने लगते हैं, भीड़ बढ़ती है और घाटों पर रहने वाले बंदरों और भिखारियों को भी कुछ न कुछ मिलने की आशा बनती है। इस तरह से जो है बसंत के आगमन का पता यहाँ पर चलता है। और दूसरा है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है। जैसा कि मैंने व्याख्या में बताया था कि जैसे ही जो है बनारस में बसंत आता है तो वहाँ पर जो है पर्यटकों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो बनारस के घाटों पर तीर्थयात्रियों के इंतज़ार में बैठे हुए जो भिखारी हैं उनके खाली कटोरों पर भी सिक्के गिरने लगते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि बसंत आ गया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है और भिखारियों को भी जो है कुछ ना कुछ अन्न या जो है पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं और भिखारियों के लिए भीख का बहुत अधिक मात्रा में मिलना ही बसंत के आगमन का सूचक है। और तीसरा है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो इसका जवाब रहेगा कि बनारस जो शहर है वो शिव का शहर है, जो शिव की आस्था का प्रतीक है बनारस शहर। और इस शहर में मुक्ति की कामना के लिए लोग दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के गंगा और उसके तट पर सदा लोग इकट्ठे होते हैं और दशाश्वमेध पर जो है चिता का जलते रहना इस बात का प्रतीक है कि लोग जो है ऐसा मानते हैं कि दशाश्वमेध पर या बनारस में जो है मरने से भगवान शिव की नगरी है और वहाँ पर जो है मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ के घाटों पर मृतक जैसे कि जलाए जाते हैं और उनके लिए जो है अमर जीवन की प्रार्थना की जाती है। इस तरह से जो है इस शहर में रिक्तता और पूर्णता दोनों एक साथ रहती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि धीरे धीरे होना की सामूहिक लय में क्या बंधा है। इसका उत्तर रहेगा कि पूरा शहर का जीवन बनारस शहर का जो जीवन है वह बहुत ही धीमी गति से चलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब कुछ वहाँ पर धीमी गति से होता है। लोगों की ज़िंदगी धीमी गति से चलती है और कुछ भी पीछे नहीं छूटता है और न ही कुछ गिरता है। अतीत भी वर्तमान के साथ साथ बनारस में चलता हुआ नज़र आता है। और बनारस शहर में जो गंगा नदी है वो वैसे ही बह रही थी जैसे जो है सैकड़ों वर्ष पहले बहती थी। और उसके साथ ही साथ जो है जो तुलसीदास की जो है मंदिर के पास खड़ाऊँ थी वह भी आज भी वैसी ही है जैसी जो है पहले हुआ करती थी। इसलिए कवि जो स्पष्ट करता है कि बनारस शहर को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, वह अपनी गति से अपनी मस्ती से अपनी ही दिशा में चलता जा रहा है। नेक्स्ट है,
सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो कवि ने वर्णन किया है कि सही सांझ के समय बनारस की शोभा ही निराली होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि आधा शहर मानो गंगा के किनारे आप पहुंचा है और जल में डुबकियां लगा रहा है, और आधा शहर जो है ज़मीन पर खड़ा होकर अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है, और आधा शहर मानो पूजा पाठ में और संध्या जो है वंदन में डूबा हुआ दिखाई देता है, और संध्या के समय जो है अनेक शंखों की ध्वनियाँ होती है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, और आधा जो शहर के लोग हैं वो मानो नींद में डूबे हुए हो, और इस प्रकार से जो आधा शहर है वो परलोक को सुधारने में लगा हुआ है, और जो आधा शहर है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को करने में लगा हुआ है, और यह इस शहर का यह जो है आध्यात्मिक स्वरूप सदियों से ऐसे ही बना हुआ है। यह शहर किसी जो है मानो जो अनजाने अबूझे सूर्य को जल चढ़ाता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो है कवि ने बनारस शहर की जो भौतिकता है और जो है आध्यात्मिकता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन बनारस कविता में किया है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दिशा कविता का, ये पेपर में भी पूछा जाता है। चलिए ये है, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है। बच्चे का उधर उधर प्रकट करना इस बात का सूचक है कि बच्चे ने या तो कवि का प्रश्न को सुना ही नहीं या फिर जो है उस प्रश्न का उत्तर देने में उसकी कोई रुचि नहीं थी, और जिधर उस बालक की पतंग उड़ी जा रही है उस बच्चे ने जवाब दिया कि उधर ही हिमालय है। तो उसने जो है ये जवाब कवि को दिया, तो कवि को ये लगा कि बच्चा हिमालय की दिशा उसको बता रहा है। सच्चाई यह है कि बच्चे के लिए हिमालय की दिशा बताने या न बताने से अधिक महत्वपूर्ण ये है उसका पतंग उड़ाना, और कवि ने इस कविता में बाल मनोविज्ञान को दर्शाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना, हिमालय की तरह प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। कवि के कहने का भाव यह है कि ज्ञान अनुभव जो है सापेक्ष है। ये जो ज्ञान है और अनुभव है वो सापेक्ष है। बच्चे की ऊंची उड़ती पतंग ही हिमालय सी लगती है, कि बच्चे के लिए तो जो पतंग है वो जब आकाश में उड़ती है तो उनको तो वही हिमालय प्रतीत होता है, और जो किताब का ज्ञान है उसका बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं होता है, वे अपने ही अनुभव से ही जानते और बताते हैं। बच्चा जिस अबोधता और सहजता से उत्तर देता है उससे स्पष्ट होता है कि वह जो कह रहा है वही सत्य है। इसीलिए जो कवि ने भी यह स्वीकार किया कि आज वास्तव में मुझे पता चला कि हिमालय किस दिशा में है। और जो ये काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, ये कविता में जो मैंने व्याख्या पिछली वीडियो में मैंने करवाई है उसी में से इसका जवाब रहेगा। जैसी व्याख्या है उस तरह से ये इसकी उत्तर मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता रही हूँ, आप कृपया मेरी पिछली वीडियो को देखें और वहाँ से समझें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाली वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।